हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि सीएमए फाइनल में है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आएगा प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग। प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग में हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग में हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हमारे प्रोडक्ट में ओवर द टाइम कितना प्रॉफिट है और कितने टाइम बाद हमें हमारी कौन सी मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। क्या मतलब अभी समझेंगे, हम न्यूमेरिकल देखेंगे और समझेंगे। जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ करवाने वाला नहीं है। ठीक है, वो बेसिक हमारी थ्योरी है और इसमें मैं सिर्फ कवर करने वाला हूँ सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, और फटाफट से हम हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, 4 न्यूमेरिकल दे रखे हैं और बिल्कुल आसानी से इसको हम जो है यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, हमारे पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया, बस अगर आपको बेसिक जानना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कि बस इतना देख लीजिए प्रोडक्ट को ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स कितना प्रॉफिट है और कितने टाइम बाद हमें मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर कौन सी मशीनरी हमें लेनी चाहिए। बस इसमें इतना बताया हुआ है। देखिए, अब हम डायरेक्टली हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, छोटा सा कंसेप्ट है और जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, विप्रो इज एग्जामिनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। विप्रो एग्जामिन कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग पॉलिसीज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन। ठीक है, विप्रो के पास एक सॉफ्टवेयर डिवीजन है, उसका वो देख रहा है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग पॉलिसी वो डिटरमाइन कर रहे हैं। द सॉफ्टवेयर डिवीजन डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है वो जो है डेवलप करता है पैकेजेस इंजीनियर्स के लिए। इट हैज़ कलेक्टेड डाटा ऑन 3 ऑफ इट्स मोर रिसेंट पैकेजेस। उसने जो है अपने 3 रिसेंट पैकेजेस को डेवलप किए हैं, उनके ऊपर उसने ये डाटा कलेक्ट किया है कि ईसीई पैकेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। उसने कोई ईसीई पैकेज बनाया विप्रो ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए है। उसके बाद उसने कोई सीई पैकेज बनाया है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए है। आईई पैकेज बनाया है जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए है। समरी डिटेल ऑन ईच पैकेज ओवर देयर 2 years क्रेडल टू गिव प्रोडक्ट लाइफ आर। हमें बस कुछ नहीं, 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी है सॉरी, हमें 2 years की इन्फॉर्मेशन दी है कि ईसीई का सेलिंग प्राइस ये है, ईयर 1 में इतनी यूनिट सेल करेंगे, ईयर 2 में इतनी। सीई का प्राइस इतना है, इतनी यूनिट सेल करेंगे 1 और 2 ईयर में, और सिमिलरली आईई का इतना प्राइस है और 1 और 2 में इतनी यूनिट सेल करेंगे। एज्यूम दैट, आप एज्यूम करके चलो, नो इन्वेंट्री रिमेन ऑन हैंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ईयर 2 के एंड में कोई इन्वेंट्री नहीं रहेगी, मतलब जितना आप बनाओगे सब बेच दोगे। विप्रो इज डिसाइडिंग विच प्रोडक्ट लाइन टू एम्फोसिस इन इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन। विप्रो देखना चाह रहा है कि इस प्रोडक्ट लाइन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए सॉफ्टवेयर डिवीजन में। ठीक है, ये हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है अलग ही, उसका हमने नाम दिया सॉफ्टवेयर डिवीजन, और उसमें ये प्रोडक्ट बनते हैं। इन द पास्ट 2 year द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस डिवीजन हैज़ बीन मीडियोक्रे। ठीक है, विप्रो इज पार्टिकुलरली कंसर्न विद द इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, विप्रो सोच रहे हैं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को बढ़ा दें इन सेवरल ऑफ इट्स डिवीजन, अपने अलग अलग डिवीजन में। एंड एनालिस्ट at the software division point out that for one of its most recent package, IE, जो हमारा जो रिसेंट पैकेज है, हमारा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमारे लिए जो पैकेज है IE, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसने डिटरमाइन किया कि उसके अंदर मेजर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रिड्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हम जो है हमारे एफर्ट्स लगाएंगे ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है हमारे इस IE पैकेज में कम किए जा सकें। अभी देखें क्या है, मेरे को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रही है। ठीक है, कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाएंगे और फिर कह रहे हैं आईई के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट घटाएंगे। अभी देखते हैं क्या मांग क्या रहा है क्वेश्चन। लास्ट वीक अमित द सॉफ्टवेयर डिवीजन मैनेजर, हमारा अमित जो है ऑर्गेनाइजेशन में अमित है कोई, जो कि सॉफ्टवेयर डिवीजन मैनेजर है, उसने डिसाइड किया टू यूज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं इन हिज ओन डिवीजन, हम अपने डिवीजन में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लगाएंगे। ये कलेक्ट द फॉलोइंग लाइफ साइकिल रिवेन्यू। उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की लाइफ साइकिल रिवेन्यू की एंड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द पैकेजेस। उसने ये कहा कि इतनी इतनी तो रिवेन्यू हो जाएंगे और ये सारी हमारी कॉस्ट हो जाएंगी। ये इसने डाटा कलेक्ट किया है। रेवेन्यू होंगे हमारी पैकेज ईसीई, सीई एंड आईई, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2, इतनी इतनी हो जाएंगी हमारी रिवेन्यू। सेल इतने की होगी। और कॉस्ट हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 7 लाख, ईयर 1 में, ईयर 2 में कुछ नहीं है, एंड 4,50,000 एंड 2,40,000। क्वेश्चन कह रहा था कि हम जो हमारा है ना IE प्रोडक्ट, जिसमें 240 लग रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, इसे हम कम करने की कोशिश करेंगे। देखते क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ कहा है कि कितना कम करेंगे, कैसे कम करेंगे। अगर कुछ कहा है तो देखते हैं, नहीं कहा तो फिर यही वाली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है माना जाएगा यही कम करके लगी हुई है। ठीक है, ये मान लेंगे कि मान के चलो कॉस्ट जो वो 3 लाख लगनी थी, हमने कम करके 2,40,000 पे ले आए। हम यही मान के चलेंगे कि जो कम करना था वो कर चुके हैं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो।
डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन के ऊपर 115, 85 इतना इतना हमने खर्चा कर दिया। और मैन्युफैक्चरिंग पे हमारे इतने इतने एक्सपेंस होते हैं, 25 to 75 इतने, मार्केटिंग पे इतने, डिस्ट्रीब्यूशन पे इतने, और कस्टमर सर्विस पे इतने हमारे जो एक्सपेंस होते हैं। प्रेजेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर ईच सॉफ्टवेयर पैकेज, हर सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए, ईसीई के लिए, सीई के लिए और आई के लिए। विच पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, बताओ कौन सा पैकेज इनमें से प्रॉफिटेबल है, एंड विच इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा कम प्रॉफिटेबल है। हाउ डू द थ्री पैकेज डिफर इन द कोस्ट स्ट्रक्चर, हाउ कैसे ये तीनों जो है डिफर कर रहे हैं अपने कोस्ट स्ट्रक्चर में। द परसेंटेज ऑफ टोटल कोस्ट इन ईच कैटेगरी, आपको बताना है कि टोटल कोस्ट जो है हर कैटेगरी में कितनी परसेंटेज है। ये दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, इसमें हमें देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आईई में कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कितनी कम करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे। तो माना जाएगा ये 240 जो है यही कॉस्ट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगनी है इसमें, और यही रिड्यूस्ड कॉस्ट है, ये माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हमें कुछ नहीं करना, वो पीछे जो बातें लिखी थी हम कम करेंगे, ये करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब बकवास है, उसका कुछ नहीं करना। अब देखिए इसमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है। जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब आप इसका आंसर आएगा ना, आप ही कहेंगे कि सबसे पूरी बुक में इजीएस्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आएगी इनकम स्टेटमेंट। आपको शायद मैं थोड़ा सा फास्ट लग रहा हूँ पर लेकिन जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आगे इलस्ट्रेशन आएंगे उनमें बिल्कुल स्लो करेंगे। इनकम स्टेटमेंट एज पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एज पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें आपको करना क्या, देखिए पहले हमारे पास आएंगे पर्टिकुलर जो दिए हुए हैं, पर्टिकुलर्स, इसमें हमें स्पेस चाहिएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा सा कंजस्टिव हो जाएगा और आप इसको मैनेज कर लेना। पर्टिकुलर्स हमारे पास जो पैकेज दिया है वो दिया है ECE, उसके बाद हमें दिया हुआ है पैकेज ECE के बाद हमें पैकेज दिया है CE, एंड जो नेक्स्ट हमें पैकेज दिया है वो हमें दिया है I E। अब इसमें हम 3 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, इसमें आएगा ईयर 1, देन ईयर 2, एंड देन हमारे पास आएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा अब यहाँ पे हमारे पास आएगा सेम ईयर 1, देन हमारे पास यहाँ पे आएगा ईयर नंबर 2, देन यहाँ पे आएगा परसेंटेज ऑफ टोटल। जस्ट वेट सेकेंड, अब हम यहाँ मेंशन करेंगे ईयर 1, देन ईयर 2, एंड देन परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है, हमें दिया हुआ है रिवेन्यूज, हमें दिया रिवेन्यू, देखिए रिवेन्यू दी है 5 लाख की और 20 लाख की। ये कैसे आई, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ, रिवेन्यू कैसे निकली है देखो। आप जब यहाँ पे 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से तो 5 लाख आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें निकाल के दे रखा है। और ये 20 लाख जो है ईयर 2 में ये कैसे आया है, ये आया है आपका 8000 जो यूनिट्स थी, इसको इसने मल्टीप्लाई किया है 250 से। ठीक है, तब ये आया इधर, और सिमिलरली ऐसे ही इसने सारी कैलकुलेट की हैं। अब देखिए मैं इसको ले लेता हूँ रुपीज़ इन लैक्स, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे लिखता हूँ रुपीज़ इन लैक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी रिवेन्यू, यह आएगी 5 लाख मीन्स 500, देन 20 लाख मीन्स हमारे पास आएगा, रुपीज़ इन थाउजेंड्स लेता हूँ मैं इसे, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ये लैक्स में नहीं आएंगी, रुपीज़ इन थाउजेंड्स। देन हमारे पास आएगा ये 2000। ठीक है, टोटल के कॉलम को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये परसेंटेज है इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। इधर आते हैं अभी, इधर दिया हुआ 6 लाख मतलब 600, देन हमें दिया है 9 लाख मतलब 900,
देन उधर दिया है 10 लैक्स, 10 लैक्स मतलब 1000, एंड ईयर 2 में 6 लाख मतलब 600। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिवेन्यू को लिखूँगा 100%, ये आएगा 100%, ये आएगा 100%। यहाँ पे एक कॉलम और हमें प्रिपेयर करना था ईयर 1 ईयर 2 के बाद टोटल एंड देन परसेंटेज, इनके बीच में टोटल का कॉलम और बनाना था, इनका टोटल लिखना था। सिंस मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं इस यहाँ पे टोटल का कॉलम नहीं बना पाया। अब देखिए रेवेन्यू में से लेस करेंगे हमारी कॉस्ट, ये इलस्ट्रेशन का अगर आप सॉल्यूशन अपने स्टडी मटेरियल में एक बार देख भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये CMA फाइनल का जो है इलस्ट्रेशन लगता ही नहीं है। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है हमारे पास, यहाँ पे लगी हुई है हमारे पास 7 लाख, इसका मतलब 700। सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं लग रहा, एंड देन हमारे पास यहाँ आएगा 450, सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं, देन 240 एंड सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं। देन हमारे पास आएगा सेकेंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन में हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 115 एंड 85, एंड उधर दिया है 105 एंड 15। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लिख रहा हूँ अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमने अभी कुछ सोल्व करना स्टार्ट, कुछ भी नहीं, जो ये लिखी हुई वैल्यू यही लिख रहा हूँ मैं अभी। देखिए हमारे पास है 105 देन 15, देन हमें दी हुई है 76 एंड 20, देन दिया हुआ है 76 एंड 20, देन हमें दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, देन हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हमारे पास दी हुई है 25 275, देन हमें दी हुई है 110 एंड 100, देन दी है 165 एंड 43, देन हमारे पास है मार्केटिंग की कॉस्ट, देन वी हैव मार्केटिंग कॉस्ट, in marketing cost we have 160 in year 1, 340 in year 2, and in case of package CE year 1, in case of package CE year 1 में हमें दिया है 150 and 120, then हमें दिया है 208 and 240, 208 and 240, देन हमें जो नेक्स्ट कॉस्ट दी है मार्केटिंग के बाद वो हमें दी है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आएगी 15 एंड 60, एंड देन इधर दी हुई है हमारे पास 24 एंड 36, देन हमारे पास है 60 एंड 36, 60 एंड 36, देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें दी है कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, एंड कस्टमर सर्विस में हमें दिया 50 325 एंड देन 45 105 220 एंड देन 388, एंड हमारे पास यही दी हुई है। अब हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट, ये हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ यहाँ। बताओ अभी तक इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा लिख दिया। हमने सिर्फ किया क्या है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट तो निकाला है, और हमने किया क्या, बुक ने तो हमें ये भी निकाल के दिया है, ये भी निकाल के दिया है, बस यही तो हमसे मांगा था, ये हमने निकाल दिया। देखिए अब कितना आएगा, ये हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हमारे पास आएगी 700 प्लस 115 प्लस 225 160 15 एंड प्लस 50, ये हमारे पास आएगी 1065, एंड देन सेकंड वन इज 85 प्लस 275 प्लस 340 प्लस 60 प्लस 325 which gives us a value of 1085. Okay, now over here
600 plus 450 plus 105 plus 110, 150, 24 and then 45, which gives us 1484. And then over here we have 1500, 120, 36 and 105, which gives us 376. Then over here we have 240, 76, 165 and 208, 60 and 220, which gives us a value of 969. And over here 20, 43, 240, 36 and 388, which gives us a value of 727. So ये हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट. एंड देन इफ वी डिडक्ट रेवेन्यू फ्रॉम टोटल कॉस्ट, or we can say total cost from revenue, then we will get our profit. So how much our profit if we deduct total cost from our revenue? Then 2500 minus 1065, which gives us a 565 ka loss. And over here 2000 minus 1085, which gives us a value of 915 positive. And over here 600 minus 1484, which gives us a loss of 884. And then over here 900 minus 376, 524. And then if we check out here 1000 minus 969, which gives us a value of 31. And over here 600 minus 727 gives us a value of negative 127. ओके देखिए, अब हमें देखना है कि ये वाली कॉस्ट हमारी टोटल ये कॉस्ट हमारी सेल्स का कितना परसेंटेज है, और बस हमारा क्वेश्चन एंड. इतना देखना है कि ये कॉस्ट हमारी सेल्स का कितना परसेंटेज. अब देखिए सेल्स हमारे 2500, तो ये है हमारे पास सिर्फ 700, तो 700 डिवाइड बाय 2500, विच गिव्स अ वैल्यू 28%. एंड देन इन दोनों का टोटल 115 प्लस 85 डिवाइड बाय 2500 8%. एंड देन 275 प्लस 25 डिवाइड बाय 2500 12%. देन 160 प्लस 340 डिवाइड बाय 2500, विच गिव्स अस 20%. मैं कैसे निकाल रहा हूँ? इन दोनों का टोटल सेल्स से निकाल रहा हूँ कि सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है. सेल्स 100% है, तो ये सेल्स का कितना परसेंटेज है एंड इन टोटल निकाल रहा हूँ मैं. 15 प्लस 60 डिवाइड बाय 2500, विच गिव्स अस 3%. 325 प्लस 50 डिवाइड बाय 2500, विच गिव्स अस 15%. नाउ प्रॉफिट 915 positive minus 565 divided by 2500, which gives us a value of 14%. तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ये देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट आया वो आया 14% का. इन टोटलिटी हमने चेक किया है प्रोडक्ट ECE में. टोटलिटी में आप यहाँ पे कॉलम बना लीजिएगा, ईयर 1 ईयर 2 के बाद टोटल एंड देन परसेंट. यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 टोटल परसेंटेज, ईयर 1 ईयर 2 एंड टोटल एंड परसेंटेज, और इनका टोटल उसमें मेंशन कर दीजिएगा, इनका टोटल. ठीक है, मेरे पास जो है स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे टोटल का कॉलम जो है वो बना नहीं पाया. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास है 600 प्लस 900, विच गिव्स अस 1500. तो हमारे जो टोटल सेल है वो 1500 की है, और मुझे इनको कंपैरिजन करना है 1500 के ऊपर कितनी परसेंट है. तो ये हमारे 450 डिवाइड बाय 1500, विच गिव्स अस 30%. देन हमारे पास आएगा 105 प्लस 15 डिवाइड बाय 1500, ये आएगा 8%. एंड देन अगेन 110 प्लस 100 डिवाइड बाय 1500, विच गिव्स अस 14%. 150 प्लस 120 डिवाइड बाय 1500, 18%. देन 24 प्लस 36 डिवाइड बाय 1500, 4%. Then 45 plus 105 divided by 1500, 10%. Then we check out how much is the total our profit as a percentage of sale. So let's check it out. 524 minus 884, it's a negative 360.
divided by 1500, so we can say that 24% negative. Wait a second. वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड, इसमें हमारा कुछ प्रॉब्लम है। 5 10 150 24 45 इट्स 45, ये हमारा 884 नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। देन 900 में से माइनस किया हमने 376, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से प्रॉफिट आया 1500 माइनस 1260 240, एंड देन हमारा आया है यहाँ पे 884 just wait a second, 450 105 110 150 24 and then 45। ओ सॉरी, ये हमने कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक की। 450 प्लस 105 प्लस 110 150 24 एंड देन 45, ये आएगा 884। Please rectify this. Here 884. We have actually calculated the total of these values wrongly. So here 884 is the correct value. So when we deduct 600 minus 884, which gives us a value of 284 negative. 284 negative. 524 minus 284 which gives us a profit of 240. 240. अगर इन दोनों को जो है सेट ऑफ कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा 240 डिवाइड बाय 1500, ये आएगा हमारे पास 16%। प्रॉफिट हो जाएगा 16%। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे हमने जो है टोटल की इसकी मिस्टेक की थी, इसे रेक्टिफाई कर लेंगे सभी, ठीक है। 16% हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास कितना 1600, तो 240 डिवाइड बाई 1600 ये हो जाएगा 15%। 76 प्लस 20 डिवाइड बाई 1600 ये होएगा 6%। 165 प्लस 43 डिवाइड बाई 1600 विच गिव्स अस 13%। देन 240 प्लस 208 डिवाइड बाई 1600 28%। देन 60 प्लस 36 divided by 1600 6%, and then 220 plus 388 divided by 1600 38%. So our profit will be 127 minus 31, that's negative 96। यह आएगा हमारे पास नेगेटिव। जो हम इन दोनों को सेट ऑफ कर देंगे 127 लॉस में से 31 का प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 96 का लॉस। तो 96 का लॉस डिवाइड बाय 1600 विच गिव्स अस 6% नेगेटिव, 6% एंड नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं हमारे पास जो मोस्ट जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ये 16% एंड ये माइनस का 6%, ठीक है। यहाँ पे रेक्टिफाई कर लीजिए, ये 884 आएगा। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, 14%, 16% एंड माइनस। ये हमारे पास आएगा प्रोडक्ट हमारा जो पैकेज सीई है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारे पास सीई वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपैरिजन टू सेल। अगर हम इसे सेल्स के परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये है, पर लेकिन अगर हम वैल्यू में देखें कि रुपीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, तो रुपीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इनका प्रॉफिट आ रहा है टोटल में, जब हम इसे सेट ऑफ करेंगे कितना आएगा
915 माइनस 565, यह आएगा 350 का प्रॉफिट। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 524 माइनस 284, ये है प्रॉफिट आएगा 240 का। एंड यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यह आएगा 127 माइनस 31, 96 का लॉस। अब अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, तो हम कहेंगे कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए एज कंपैरिजन टू रिवेन्यू से कंपेयर करते हुए चले तो प्रॉफिट जो हमारा पैकेज सीई है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। देखो 16% अर्न कर रहा है अगर परसेंटेज के कंपैरिजन में देखें। पर लेकिन अगर वैल्यू में देखें, रुपीज़ में देखें, तो रुपीज़ में सबसे ज़्यादा हमारा पैकेज ईसीई कमा रहा है, ये देखो 350। तो हमें जो है यहाँ पे अब इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, हम वो चूज़ करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू में रुपीज़ में जो है हमारे पास ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ईसीई इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। एंड क्वेश्चन में हमें पूछा था कि बताओ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हो रहा है रुपीज़ के कंपैरिजन में, रुपीज़ में, ठीक है। एंड हमें पूछा था कि लीस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है, एंड लीस्ट प्रॉफिटेबल इज प्रोडक्ट आईई। हमारे पास जो प्रोडक्ट आईई है उसमें 96 का लॉस है। प्रोडक्ट आईई हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है लेस प्रॉफिटेबल है। ये हमारे पास था इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए ये हमारे पास था इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपके स्टडी मटेरियल में कवर है सीएमए फाइनल के। इसमें कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन में जो दिया था बिल्कुल सेम हमने लिया, बस हमने क्या किया, रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें तो। और फिर हमने देख लिया किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, बस यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना लेना, ईयर 1 ईयर 2 के बाद टोटल का कॉलम फिर परसेंटेज, और सिमिलरली इनमें भी आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम बात हमारे जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को स्टडी करिए, इसको पढ़िए, रीड करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए टू जेड। शायद इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ, और प्रिंट आउट में जो है इतना क्लियर जो है यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ए टू जेड पीएलसी सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ टेरो टेक्नोलॉजी और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवरिंग इट्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। द फाइनेंशियल साइड ऑफ दिस फिलोसफी इज नाउ वेल। ये क्या बकवास कर रहे हैं अभी देखेंगे, ठीक है। शुरू में आप जब पढ़ते हो इस चीज़ को, ये क्या मतलब जब समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, तभी कन्फ्यूजन आता है। पर जब तक आप क्वेश्चन को एंड तक नहीं पढ़ोगे तब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी, क्योंकि क्या पता ये सब फालतू की बातें हो, मांग क्वेश्चन कुछ हो ही रहा हो। देखो द फाइनेंशियल साइड ऑफ दिस फिलोसफी इज नाउ वेल एस्टेब्लिश एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सटेंडेड टू ऑल अदर एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने सारे एरियाज डिसीजन मेकिंग जितने थे वहाँ पर प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर दिए फाइनेंशियल साइड की। हमें क्या मतलब उसे छोड़ो। द कंपनी इज टू रिप्लेस, हाँ यहाँ से लगता है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कंपनी इज टू रिप्लेस अ नंबर ऑफ इट्स मशीन। कंपनी अपनी नंबर ऑफ मशीन्स को रिप्लेस करना चाह रही है। एंड द प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो टॉर्न बिटवीन द एक्स मशीन अ मोर एक्सपेंसिव मशीन विद अ लाइफ ऑफ 12 ईयर्स एंड द वाई मशीन विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। मतलब हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके सामने दो मशीन है, एक है एक्स मशीन और एक है वाई मशीन। वो कह रहा है कि इन दोनों मशीन में से कोई एक चूज़ करनी है। एक मशीन महंगी है, एक मशीन सस्ती है। एक मशीन जो महंगी है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा चलेगी और जो सस्ती है वो कम चलेगी, बस। अब देखिए इफ द वाई मशीन इज चूजन इट इज लाइकली दैट इट वुड बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ 6 ईयर। अगर हम वाई मशीन को चूज करें तो वो 6th ईयर के एंड में हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी बाय अनदर वाई मशीन। हमें दूसरी वाई मशीन खरीद के उसको रिप्लेस करना, मतलब सीधी सी बात है, महंगी मशीन चलाओगे वो 12 साल चलेगी, लेकिन जो सस्ती मशीन लाओगे वो 6 ईयर्स के लिए चलेगी, और 6 ईयर्स के बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद वो मशीन कोई काम की नहीं है 6 ईयर्स के बाद, ठीक है। आगे लिखा द पैटर्न ऑफ मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट डिफर बिटवीन द टू टाइप ऑफ मशीन। दोनों मशीन के बीच में मेंटेनेंस की कॉस्ट और रनिंग की कॉस्ट अलग अलग है, ठीक है। एंड रेलिवेंट डाटा हमें दिया हुआ है। ये देखिए अगर हम मशीन एक्स को परचेज करें तो हमारा परचेज प्राइस पड़ेगा 19,000 का। अगर हम मशीन वाई को परचेज करें तो 13,000 का। इसकी लाइफ 12 ईयर्स है और इसकी लाइफ 6 ईयर्स है। ट्रेड इन वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू,
ठीक है, इसका जो है लाइफ कंप्लीट होने के बाद कितने की जो है रियलाइजेशन हो सकती है, 3000 की और 3000 की। एनुअल रिपेयर कॉस्ट, हर साल कितने रिपेयर पे खर्चा करना पड़ेगा, 2000 का और 2600 का। एंड ओवरऑल कॉस्ट हमें 4000 की एंड 2000 रुपीज़ की एट ईयर 8 पे एंड एट ईयर 4 पे। ठीक है, हमें मतलब कह सकते हो जनरल रिपेयर्स वगैरह का दूसरा कोई और खर्चा है। ठीक है, हमें 8th ईयर पे ये खर्चा करना पड़ेगा 4000 का, और इसके ऊपर 4th ईयर में ये खर्चा करना पड़ेगा। जनरली आप कह सकते हो कि उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करने के लिए, थोड़ी सी उसकी कह सकते हैं स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए हमें ओवरऑल का खर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर। एस्टिमेटेड फाइनेंस कॉस्ट एवरेज ओवर मशीन लाइफ, मतलब हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब 10% की रेट से हम इसे डिस्काउंट करेंगे एक्स के लिए और 10% की रेट के लिए ही वाई। ठीक है, हमारी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो 10% एक्स के लिए, 10% है वाई के लिए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड विद सपोर्ट फिगर विच मशीन टू परचेज, बताओ कौन सी मशीन परचेज करें। तो कहाँ से इसको क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, हमें डिस्काउंट दिया है। अगर हमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ये निकाल सकते हैं कि हर साल जो है हमारे पास खर्चा कितना लगेगा, किस मशीन पे कितना खर्चा लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे ला सकते हैं उस खर्चे को। अगर हम उस खर्चे को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए तो डिसीजन लेना आसान हो सकता है। तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, इसको पहले निकालते हैं कि इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, क्योंकि देखो इनफ्लो होता तो सेल्स वगैरह दी होती है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं। तो हम इनफ्लो ना देखते हुए हम देखेंगे आउटफ्लो किस में ज़्यादा है। चलो देखते हैं। हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारे पास आएगा फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देखना कितना कैश आउटफ्लो होगा हर मशीन में, कौन सी मशीन में कितना आउटफ्लो है। तो हम देखते हैं हमारे पास थी दो मशीन्स, तो पर्टिकुलर्स देन हमारे पास है पर्टिकुलर्स मशीन्स, ये हमें दी हुई है EXE एंड WYE। ठीक है, ये नए तरीके के एक्स और वाई हैं। जो सिंपल एक्स वाई होता था वो पुराना हो गया, ये नए तरीके का WX और वाई है। देखिए हमारे पास पहले आएगा, हमें इसको खरीदने कितने पड़े, परचेज कॉस्ट। तो हम देखते हैं परचेज प्राइस, कितने पे हमें इसको परचेज करना पड़ेगा। मशीन एक्स, इसने दिया है कि हम जो है इसको 19,000 पे परचेज करेंगे, और इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 ही, क्योंकि हम इसे बिगिनिंग में परचेज कर रहे हैं। ईयर के अभी खड़े हैं ना, यहाँ पे सोच रहे हैं कौन सी परचेज करें, तो अभी हम स्टार्टिंग में करें तो 19,000 रुपये जो प्रेजेंट वैल्यू 19,000 ही है। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद मशीन परचेज करना है अभी करोगे भाई, ईयर एंड होने के बाद थोड़ी ना करोगे, अभी परचेज करोगे। तो 19,000 रुपये आपके हाथ में अभी है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 19 ही है। तो हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो आउटफ्लो हुआ परचेज प्राइस का वो 19,000 ही है। देन हम कहेंगे वाई मशीन के ऊपर कितना लगेगा, वाई मशीन पे लगेगा 13,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1 पे आएगी, तो ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, देन हम देखेंगे हमारा इसमें और क्या लगने वाला है, हमारा परचेज प्राइस हो गया। इसमें क्या है कि हम इसमें से स्क्रैप रियलाइज हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें से लेस करेंगे स्क्रैप, क्योंकि जब आप अपने वो निकालते थे आप याद है आपको, जब आप डेप्रिशिएशन वगैरह निकालते थे तो परचेज प्राइस में से स्क्रैप माइनस करते थे, उसके बाद जो नेट बचता था उसे आप डेप्रिशिएट करते थे। तो मैं कुछ कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए स्क्रैप हमारी आएगी मशीन एक्स की, और हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो मशीन एक्स है, जो हमारी मशीन एक्स है वो 3,000 रुपीज़ पे बिक जाएगी 12th ईयर के एंड पे। तो हमारी ये मशीन जो है 3,000 रुपीज़ का रियलाइजेशन लेके आएगी, 3,000 का हमारे पास कौन से 12th ईयर के एंड पे। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी 12% उसकी 12th ईयर के 10% पे। तो ये हमारे पास होगी 100 डिवाइड बाई 110, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो आएगी 0.3186, 0.3186। मैं इसको यहीं से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3,000 से, तो वैल्यू आएगी 955, या मैं कह सकता हूँ 956। इसको मैं बोल सकता हूँ 956।
देन हमारे पास जो y की आएगी, y की कितनी दी है, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस, y कितनी स्क्रैप वैल्यू दी है हमें, देखिए y की भी 3000 की ही दी है, बट ये है 8th ईयर के एंड में, कितने टाइम तक, 6 ईयर है या 8 ईयर्स, 6 ईयर्स हमारी मशीन ये जो है, जो मशीन है 6 ईयर्स चलेगी, तो समझो 6th ईयर के एंड में, और इस पर भी 10% रेट दिया था, अलग अलग दिया हुआ मशीन के बारे में देखो, इस पे 10% टैक्स के ऊपर और इसके ऊपर भी 10% है, अगर यहाँ 12 होता तो मैं 12% पे लेता फिर WYE के लिए, देख लो। अब 6% की रेट से हमें निकालना है 6th ईयर के लिए, तो सॉरी 10% की रेट से 6th ईयर के लिए 100 डिवाइड बाई 110, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, 0.564 अगर मैं इसे 3000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी 1693, तो वैल्यू आएगी 1693, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें से, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इसे नेट कॉस्ट ऑफ मशीन्स, ये मैं कह सकता हूँ कि मशीन की मुझे नेट कॉस्ट इतनी पड़ी, अगर देखा जाए तो स्क्रैप रियलाइज होने के बाद इतने की मशीन थी, इतना मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे वैल्यू जो है बिक जाएगी, इतनी मशीन बिक जाएगी इतने की, मैं कह सकता हूँ नेट मेरे को इतना खर्चा पड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ 19,000 माइनस 956, 18044, 18,044 and then 13,000 minus 1693, 11,307, 11,307। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे ऐड करेंगे हम, ये देखो अब कौन सी कॉस्ट दी है, स्क्रैप हो गई, परचेज हो गई, रिपेयर कॉस्ट, ये लिखा हुआ है एनुअल रिपेयर कॉस्ट 2000 एंड 2600, इसका मतलब एनुअल मतलब मुझे हर साल ये कॉस्ट लगानी पड़ेगी 2000 रुपीज की, देखो मैं कह सकता हूँ एनुअल रिपेयर कॉस्ट, यह है कि हमारे पास एनुअल रिपेयर कॉस्ट, देखो मशीन एक्स के लिए ये कह रहा है कि 2000 रुपीज आपको लगाने पड़ेंगे पर एनम एनुअली, और आपकी मशीन चलेगी कितना, 12 साल, ये एक्स वाली चलेगी 12 साल, ये 6 साल, तो एक बात बताओ, अगर ये 2000 रुपीज मेरे को हर साल लगाने हैं तो 12 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे कितना आएगा 10% की रेट से, तो जितना भी 12%, 12 ईयर्स के लिए 10% का जो है वो पीवी फैक्टर का मैं टोटल करके इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 100 डिवाइड बाई 110, फर्स्ट ईयर के लिए ये था 100 डिवाइड बाई 110, सेकेंड ईयर के लिए ये है, देन मैं कहूँगा थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, यह आएगा 6.813, यह आएगा हमारे पास 6.813 एंड 6, मैं इसे डायरेक्टली यहीं से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटू 2000, ये वैल्यू आएगी 13,627, तो 13,627, ये मैंने क्या किया, पीवी फैक्टर जो 10% की रेट से आता है 12 ईयर्स के लिए उन सभी का टोटल कर लिया, जैसे निकालते थे ना हम फर्स्ट ईयर के लिए 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 ऐसे निकालते थे हम 10% की रेट से, तो जितना भी हम निकालेंगे 12 ईयर्स के लिए उन सभी का टोटल करेंगे तो ये आएगा 6.8131, 0.836। अब हम निकाल देते हैं सिमिलरली वाई मशीन के लिए, वाई मशीन पे कह रहा है कि 2,600 रुपीज़ लगने वाले हैं, और मैं 10% की रेट से, और ये 6 ईयर्स के लिए, देखो 100 डिवाइड बाई 110, 100 डिवाइड बाई 110, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ के लिए 4.355, 4.355, एंड मैं इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्टली यहीं से 2600 से, ये आएगा 11,324, 11,324। अब हमारे पास क्या रह गया क्वेश्चन में, परचेज हो गई, रिपेयर कॉस्ट भी हो गई, ये दिया हुआ है ओवरऑल कॉस्ट, और ये दिया हुआ है 4,000 रुपीज़ जो 8th ईयर में लगने वाली है, और ये क्या है 2,000 जो 4th ईयर में लगने वाली है, ये देखो इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट
फॉर मशीन एक्स के लिए हमें दिया हुआ है कि 4000 रुपीज़ ये हमें लगने वाले हैं कौन से 8th ईयर के एंड पे, 8th ईयर के एंड पे। तो 8th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी 10% की रेट से, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8th 0.4665, 0.466 एंड 5। इसको डायरेक्टली मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4000, ये वैल्यू आएगी 1866, 186 एंड 6। एंड देन मशीन वाई के लिए हमारे पास हो जाएगा, ये दिया हुआ है हमारे पास, इसके लिए था हमारे पास 4000, इसके लिए 2000, ये हमारे पास दिया हुआ है 2000 इंटू, और कौन सी ईयर के एंड में था, ये था हमारे पास 4th ईयर के एंड में। तो 4th ईयर का पीवी फैक्टर 100 डिवाइड बाई 110, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर 0.683, 0.683। इसको मैं डायरेक्टली यहीं से 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1366, 136 एंड 6। नाउ एनी अदर कॉस्ट इज लेफ्ट, लेट्स check it out. No cost has been left. We have placed every single cost. Purchase price we have put it, scrap value we have adjusted, annual repair cost we have placed, and overall cost we have placed. So no cost has been left. तो अब हम क्या करेंगे इसका, सो नाउ हम इसमें से निकालते हैं इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये देखिए, ये आएगा 18044 प्लस 13627 प्लस 1866, ये आएगा 33537 एंड यहाँ पे आएगा 11307 प्लस 11324 प्लस 1366 which gives us 23997। अब देख के बताओ कौन सी मशीन चूज करनी चाहिए। जो हमारी मशीन एक्स है उसमें 33,537 हमारी जेब से चले जाएंगे, आउटफ्लो है ये आउटफ्लो, इतना पैसा जेब से जाएगा। और मशीन नंबर वाई में हमारी जेब से जाएगा 23,997। कौन सी चूज करनी चाहिए। अब बच्चे आंख बंद करके बोल देंगे सर WYE, ये जो वाई मशीन है इसे चूज कर लो। अब ये लग रहा है ना कि इसकी जो है आउटफ्लो ज़्यादा है, इसकी इनफ्लो कम, इसकी आउटफ्लो कम है, इसमें पैसा कम जा रहा है, इसमें पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो हमें ये मशीन चूज़ करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है ना। मेरे को भी लगा था, मैं भी यही कन्फ्यूज़ हुआ था, मेरे को लगा था कि ये वाली मशीन में ज़्यादा पैसा जा रहा है और इसमें कम जा रहा है, तो इस मशीन को चूज़ करना चाहिए। पर लेकिन नहीं, आप कैसे कंपेरिजन कर दोगे एक 12 साल के पीरियड को और 6 साल के पीरियड को। या तो ये दोनों 6 साल पे होते या फिर ये दोनों 12 साल पे होते, तो आप कंपैरिजन कर सकते थे। ये पैसा 6 सालों में जाएगा और ये पैसा 12 सालों में जाएगा। अब आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, या तो इन दोनों को 6 ईयर्स पे लेके आओ, या इन दोनों को 12 साल पे लेके आओ, या फिर दोनों को 1 ईयर के लिए निकाल लो कि इसमें 1 साल में कितना जा रहा है और इसमें 1 साल में कितना आउटफ्लो होगा। ठीक है, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते आप। ये टोटल 6 ईयर्स की आउटफ्लो है और ये टोटल 12 ईयर्स की आउटफ्लो है, तो आप 6 ईयर्स और 12 ईयर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों सेम ईयर्स पे होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ इक्वेटेड एनुअल कैश आउटफ्लो। अब हमें निकालना है इक्वेटेड एनुअल कैश आउटफ्लो, मतलब हर साल सिंगल ईयर के लिए इसमें कितना आउटफ्लो होगा और इसमें सिंगल ईयर्स में कितना आउटफ्लो होगा। मतलब हम एक एक साल को कंपेयर करेंगे। ये था 6 ईयर के लिए, ये 12 ईयर के लिए। हम 6 और 12 ईयर्स को कंपेयर नहीं करेंगे, इसको भी हम 1 साल पे लेके आएंगे और इसको भी 1 साल पे लेके आएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये हमारी हो जाएगी EXE और ये हो जाएगा WYE। अब देखिए मैं कह सकता हूं आपको कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो
ये आएगा टोटल। टोटल तो टोटल कितना था हमारे पास 33,537 33,537 एंड उस मशीन का था कितना था 23,997 23,997। अब आपको क्या करना है, अब ये मत कर देना इसको डिवाइड बाय 12 कर दो और इसको डिवाइड बाय 6 कर दो तो दोनों एक एक साल की आएगी, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। आपको डिवाइड करना है पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 12 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। अब आपको इसको डिवाइड करना है, इसको करना है 12 ईयर्स के पीवी फैक्टर 10% की रेट से और इसको करना है 6 ईयर्स के लिए 10% की रेट से। देखो अगर मैं निकालता हूँ 10% की रेट से 12 ईयर्स के लिए तो कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 110, 100 डिवाइड बाई 110, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वैल्यू आ रही है 6.813। तो मैं कर देता हूँ उसे डिवाइड बाय 6.813 देन 7 एंड देन ये हमारे पास 6 ईयर्स के लिए कितनी आएगी 100 डिवाइड बाय 110, 100 डिवाइड बाय 110, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आ रही है 4.355, 4.355 एंड 3। ये हमारे पास आएगी इक्वेटेड एनुअल आउटफ्लो। अब ये आ गया हमारे पास एक साल का आउटफ्लो कितना होता है, तो हम करेंगे 33,537 डिवाइड बाय 6.8137, ये वैल्यू आएगी 4921.99, तो मैं कह सकता हूँ 4922। देन ये आएगा 23,997 डिवाइड बाय 4.3553, तो ये वैल्यू आएगी 5509, तो मैं इसे कह देता हूँ 5510। अब बताओ अब डिसीजन बदला या नहीं आपका। एक साल में हर साल इसके ऊपर 4922 का आउटफ्लो है और इसके ऊपर 5510 का आउटफ्लो है, तो बताओ किस मशीन में कम आउटफ्लो है, तो मशीन नंबर एक्स में कम आउटफ्लो है, तो हमें चूज करनी चाहिए मशीन नंबर एक्स। पीछे देखो यहाँ पे देखने में क्या लगता है मशीन वाई जो है उसमें कैश आउटफ्लो कम है, ठीक है, तो हमें ये वाली चूज करनी चाहिए। यहाँ पे देखने में लगता है कि वाई जो है वो सही रहेगी, इसमें कैश कम जाएगा बाहर, तो ये लेनी चाहिए हमें मशीन पर, लेकिन ये 6 साल के लिए और ये 12 साल के लिए, तो हम इन दोनों को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दोनों 6 ईयर्स के लिए हों या फिर दोनों 1 ईयर के लिए हों या फिर दोनों 12 ईयर्स के लिए हों, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इन दोनों को 1 ईयर पे ले आए हम कि हर साल एक सिंगल ईयर में कितना आउटफ्लो होता है, ठीक है, ये तो 12 के ये 6 के लिए सिंगल ईयर में कितना आउटफ्लो होगा। तो हमने क्या किया जितना टोटल है उसको हमने डिवाइड कर दिया पीवी फैक्टर जो 12 ईयर्स के लिए इसको और 6 ईयर्स के पीवी फैक्टर के टोटल से इसको, तो हमें पता चलेगा कि हर साल कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो अब देखो अब किस में आउटफ्लो कम है, तो एक्स में कम है, तो हमें मशीन EX ही चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें आउटफ्लो कम है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो इसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है, मतलब इसी के बेस के ऊपर, तो उसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और ये क्वेश्चन सोल्व करके देखो, मैं आंसर जो है वो हाइड कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करो ये वाला क्वेश्चन एंड तब सोल्व करके देखो, ये आपसे हो जाएगा सोल्व। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए कंपनी एक्स इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन 2 मशीन, कंपनी एक्स जो है इन दोनों में से कोई एक मशीन चूज करेगी, या तो मशीन ए या मशीन बी। द 2 मशीन्स आर डिजाइन डिफरेंटली, दोनों मशीन बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिजाइंड है, बट हैव आइडेंटिकल कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी है दोनों की, एंड डू एग्जैक्टली द सेम जॉब, दोनों की सेम कैपेसिटी है, वो अगर 1 लाख यूनिट बना सकती है तो वो भी 1 लाख बना देगी, और दोनों का जो है सेम जॉब है, सेम काम है। मशीन ए जो है वो 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी और वो 3 साल तक चलेगी, इफ एंड इट कॉस्ट 40,000 पर ईयर टू रन, और साल के 40,000 रुपये का उसको चलाने का खर्चा है। और जो मशीन बी है वो एक इकोनॉमी मॉडल है, ठीक है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए का पड़ेगा, बट विल लास्ट ओनली 2 ईयर्स, और वो सिर्फ 2 साल के लिए चलेगा। ये वाली चलेगी 3 साल के लिए, ये वाली मशीन चलेगी 2 साल के लिए, मतलब एक मशीन महंगी है और एक मशीन थोड़ी सस्ती है। एंड कोस्ट 60,000 पर ईयर, और ये 60,000 रुपये लेगी हर साल चलने के। देयर आर दीज आर रियल कैश फ्लो, ये रियल कैश फ्लोज हैं।
हम कब कह रहे हैं भाई फेक है, हम भी ये कह रहे हैं रियल है। द कोस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपीज ऑफ कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करो। ठीक है, हमने कर दिया। हाँ एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया होता तो तुम क्या करते भाई? अगर टैक्स दे दिया होता क्वेश्चन में, मान के चलो ये बात नहीं लिखी इग्नोर टैक्स, और आपको दे दिया कि टैक्स हमारा 30% 40% है, तो तुम क्या करोगे? जो बच्चे ने कैपिटल बस्टिंग अच्छे से किया हुआ है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो इसे सोल्व कर पाएगा। पर लेकिन यहाँ पे अगर जैसे टैक्स रेट दिया, वो क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, तो टैक्स रेट लेके कैसे करना है, अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो में कवर करूंगा, वरना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप जो रेंट पेमेंट करोगे हर साल, जो एनुअल रेंट या जो रिपेयर का खर्चा होगा, उस पर आपकी टैक्स सेविंग होगी। और टैक्स सेविंग होगी तो एक तरह से आपका इनफ्लो बनेगा। अब जो समझ गया, जिसको कैपिटल बस्टिंग अच्छे से आती है या जिसने प्रैक्टिस की है कैपिटल बस्टिंग की, वो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे अजम्पशन लूँ कि 30% टैक्स रेट है, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपका? फिर कौन सी जो है मशीन आप सिलेक्ट करोगे? ये इसका पार्ट बी बन सकता है, इस इलस्ट्रेशन का पार्ट बी ये बन सकता है कि अगर टैक्स 30% दिया है तो बताओ कितना, कौन सी मशीन सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, कितना आउटफ्लो किस मशीन में होगा? ठीक है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये एडिशनल है। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा ही सीखने की इच्छा है तो यहाँ पे 30% टैक्स रेट लगा के और इसको सॉल्व करके देखें। और जो आपका जो भी आंसर आ रहा है वो मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं कमेंट में जो इसका राइट आंसर होगा इस पर अगर 30% टैक्स रेट लगाएंगे हम, अगर हो सके तो मैं उसे पिंग कर दूंगा। ठीक है, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो 10% की है, और विच मशीन कंपनी एक्स शुड बाय, बताओ कौन सी मशीन बाय करें? क्या ये क्वेश्चन वैसा नहीं लग रहा जैसे ऊपर किया अभी? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है, बल्कि ऊपर वाले से कह सकते हो इजी ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो और इसे सोल्व करने की ट्राई करो। अगर आपने जो पीछे मैंने किया है, अगर उसे भी आप बिल्कुल देख देख के भी अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे ना, तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर भाई हिम्मत नहीं हो रही बेड से उठने की, तो मैं ही कर देता हूँ भाई, और क्या बताएं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? हमें पहले करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हमें निकालना है कि पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी कैश आउटफ्लो की। ठीक है, कितना कैश जाएगा, तो हम लिखते हैं पहले पर्टिकुलर्स, देन है हमारे पास मशीन ए एंड मशीन बी, पर्टिकुलर्स, देन मशीन्स में हमारे पास मशीन नंबर ए एंड मशीन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं हमारे पास उसकी परचेज प्राइस कितनी है। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस मशीन ए की दी हुई है, हम इसे प्रेजेंट वैल्यू पे सॉल्व कर रहे हैं। मशीन ए की जो प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख है, और इसके लिए 1 लाख है, तो ये हमारे पास आएगी 1.5 लाख इंटू में 1, तो ये आएगी हमारे पास 1.5 लाख, एंड देन बी 1 लाख इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 ही आएगी। अभी हमारे हाथ में 1,50,000 रुपये हैं, तो उसकी वैल्यू 1,50 ही है, साल के एंड में जाके उसकी वैल्यू गिरती है। अब देखिए, अब हमें कोई कॉस्ट वगैरह इसमें से पहले माइनस करते हैं स्क्रैप, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दी है तो लेस करेंगे स्क्रैप रियलाइजेशन, स्क्रैप रियलाइजेशन। कोई क्वेश्चन में देखो दी है स्क्रैप रियलाइजेशन कितने की मशीन बिकेगी बाद में, 2 ईयर्स के लिए चलेगी, 60, नहीं कुछ भी नहीं कहा स्क्रैप के बारे में, मशीन कितनी जो है, कितना इसका स्क्रैप रियलाइजेशन होगा, कितने की बिक जाएगी, तो हम मानेंगे स्क्रैप कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे स्क्रैप रियलाइजेशन नील, स्क्रैप रियलाइजेशन नील। ये आएगी नेट कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट कितनी आने वाली है, ये आएगा 150, एंड ये हो जाएगा 1 लाख। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, बताओ कौन कौन से खर्चे हमारे हो रहे हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मशीन ए को चलाने के लिए 40,000 रुपये पर ईयर लगाने पड़ते हैं, तो मैं कह सकता हूँ रनिंग कॉस्ट, ऐड करेंगे यहाँ से रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट मशीन ए के हैं 40,000 रुपये पर एनम,
और मशीन ए कितने साल चलेगी, मशीन ए कह रहा था मशीन ए चलेगी 3 ईयर्स के लिए, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है 10% की रेट से। तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल ये 40,000 हर साल लगने वाले हैं, तो मैं कह सकता हूँ 3 साल के लिए कितने लगेंगे। तो 3 साल के पीवी फैक्टर का मैं टोटल करूँगा 100 डिवाइड बाई 110, 100 डिवाइड बाई 110, सेकेंड ईयर के लिए ये और थर्ड ईयर के लिए ये 2.4868, 2.48685 इंटू 40,000, यह आएगा 99,474। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा मैंने ये टोटल कैसे किया, तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। 40,000 को यहाँ पे लिखो 3 बार 1 2 3 और उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 0.909, 0.826 एंड 0.751। 10% की रेट से 3 साल में इतना आएगा। फिर जब आप उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, जब उसका टोटल करोगे तो ये 99,474 ही आएगा। ठीक है, ऐसे हम जो लेंथी प्रोसेस के बजाय अगर हम सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आंसर आएगा। हमने कैसे किया, ये जैसे 40 40 40 और जो यहाँ पे पीवी फैक्टर निकालोगे 0.909, 0.826, 0.751, उनका टोटल 2.486 ये आया। ठीक है, इतना तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को आता ही होगा कि कैसे हमने ये निकाला है। नेक्स्ट देखिए बी को जो है हर साल चलाने की कितनी कॉस्ट लगेगी। बी को चलाने के लिए 60,000 की कॉस्ट लगेगी। देखिए 60,000, और जो मशीन बी है वो कितने टाइम तक चल सकती है। मशीन बी कह रहा है कि वो 2 ईयर्स के लिए चलेगी, तो 2 ईयर्स के लिए का जो पीवी फैक्टर वो कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 110। फर्स्ट ईयर के लिए इतना 100 डिवाइड बाई 110, ये सेकंड ईयर के लिए इसका टोटल करेंगे तो 1.7355, 1.7355, और इसको मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर दूं 60,000 से तो आएगा 1,04,132, 1,04,132। अब हमारे पास नेक्स्ट कोई कॉस्ट वगैरह कुछ दी हो, तो इसमें दिया था कि रियल कैश फ्लो है 1 लाख लगेगी, इसके लिए 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट लगने वाली है। और तो हमें कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, कुछ भी, बस ये रनिंग कॉस्ट दी थी और मशीन की कितनी कॉस्ट है वो दी। स्क्रैप के बारे में कुछ नहीं कहा, टैक्स को इग्नोर करवा दिया, 10% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बताओ। चलो जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वाले से भी इजी क्वेश्चन है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये आएगा 1,50,000 प्लस 99,474, 249,474, 249,474, देन 2,04,132। अब बताओ कौन सी मशीन चूज करें, बताओ ये वाली चूज करें या ये वाली, किसमें आउटफ्लो ज़्यादा है, इसमें, और मशीन बी में कम है। तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि हमें मशीन बी को चूज करना चाहिए, मशीन ए में ज़्यादा आउटफ्लो है ना, यही डिसीजन होगा हमारा। अगर आप इसके फेवर में है कि मशीन नंबर बी में हमारा आउटफ्लो कम है, मशीन ए में ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ पे देखो 2,49,000, यहाँ पे 2,04,000 ही है सिर्फ, यहाँ पे पैसा कम बाहर जा रहा है बिजनेस से, यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, तो आप कहोगे मशीन बी सही है। अगर जिसको भी लगता है मशीन बी सही है तो भाई ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ये 3 साल के लिए है और ये 2 साल के लिए है। ये 3 साल की, ये 2 साल, 3 साल और 2 साल को कंपेयर नहीं कर सकते आप, या तो ये भी 3 के लिए होता है और ये भी 3 के लिए होता तो कंपेयर कर सकते, या ये 1 साल पे होता ये 1 साल पे होता तो कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो हमें वही करना पड़ेगा, यहीं से इसको डिवाइड कर देते हैं। पीवी फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 2 ईयर्स के लिए पीवी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास इक्वेटेड एनुअल आउटफ्लो। अब ये आएगा कि हर साल का आउटफ्लो कितना है, हम इसे डिवाइड करेंगे 10% के 3 ईयर्स के लिए, तो हमने निकाला भी तो शायद ये रहा 2.48685 एंड यहाँ पे था 1.73 एंड 55, 249,474 डिवाइड बाई 2.48685,
which gives us a value of 1,317. 1,317 and over here 2,04,132 divided by 1.7355, which gives us a value of 1,17,000, 117,621. अब बताओ अब बदल गया? किसका आंसर बदला है बताओ? अब कौन कह रहा है बी से ए पे आना चाहिए? हर साल मशीन का 1,317 रुपये बाहर जाएंगे बिजनेस से सिंगल ईयर में, और यहाँ पे 1,17,000 बाहर जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ मशीन ए इकोनॉमिकल है, मशीन ए को चूज करो। मशीन ए में जो है वो आपका हर साल 17,000 रुपये के अराउंड खर्चा बच रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास मशीन ए इकोनॉमिकल है, मशीन ए को चूज करेंगे हम, ठीक है। ऊपर देखने में यहाँ तो लग रहा है मशीन बी सस्ती है, पर लेकिन जब आप इसका कंपैरिजन करोगे ईयर वाइज, क्योंकि ये 3 साल की, ये 2 साल की, जब एक सिंगल ईयर के लिए कंपेयर करोगे तो देखोगे कि ये मशीन ए ये हमें सस्ती पड़ रही है, इसमें कैश कम बाहर जा रहा है, आउटफ्लो कम है, ठीक है, पैसा बाहर बिजनेस से कम जा रहा है, तो हम ए को चूज करेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आ रहा है हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और शायद काफी बच्चे वीडियो को देख रहे हो तो शायद उसी क्वेश्चन के लिए देख रहे हो। देखो अब सबसे जो है ट्रिकी क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि आने की पूरे चांस है, एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं शायद पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी में। ये देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा, बस थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें अच्छे से। देखो, ए एंड कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन। ए एंड बी जो है वो सोच रहा है कि क्या हम रिप्लेस करें एग्जिस्टिंग मशीन को। मैं तो कहता हूँ कर ही दो। ये इतनी प्रॉब्लम होगी कि नहीं, आप कर ही दो। चलो, ए एंड कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन, करें या ना करें, और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहोलिंग इट। ओके, क्या हम मशीन को, ये कह रहे हैं कि क्या हम नई मशीन को लेके आए या जो पुरानी मशीन है उसी पे ही थोड़ा बहुत जुगाड़ बना के उसी को चला दें, बस ये कहना चाह रहे हैं। या तो हम नई मशीन लेके आए, जो है अभी उसको हटाएंगे और नई लेके आएंगे, या फिर जो मशीन अभी चल रही है हम क्या करेंगे उसी पे थोड़ा सा उसको जुगाड़ बनाएंगे और उसी को थोड़ा सा चला देंगे आगे, उस पर ओवरहोलिंग का कॉस्ट जो है वो इंकर करेंगे और उसी को इस कैपेबल बना देंगे कि वो थोड़ा टाइम और चल सके, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं लैंग्वेज ऐसी बोल रहा हूँ तो वो मैं एक्चुअली थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, कि बोरिंग ना लगे आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बोलता ही ऐसी हूँ, ऐसे नहीं हूँ, पर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगे आपको ये कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा आए आपको, ऐसा फील ना हो कि ये बोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी करंटली पेज नो टैक्स। ए एंड बी जो है वो कोई टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000, जो नई मशीन लेके आएंगे उसकी कॉस्ट 90,000 रुपीज़ पड़ेगी। नाउ अभी लेके आए तो 90,000 रुपीज़ की पड़ेगी, एंड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल उसको चलाने के लिए 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा, और वो 8 साल तक चलेगी, 8 ईयर्स तक। एट द एंड ऑफ 8th ईयर, ठीक है, 8th ईयर एंड होने पे इट वुड हैव अ सैलवेज वैल्यू ऑफ 20,000, वो 20,000 रुपये की उसकी सैलवेज वैल्यू रहने वाली है। एंड वुड बी सोल्ड, और वो बेच दी जाएगी 20,000 रुपये, अगर वो 8th ईयर पे जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो 20,000 रुपये में बिक जाएगी। द एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो कह रहा है कि हर साल मेंटेनेंस की कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी, और उसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो हर साल जो है फॉल होती रहेगी। एंड इट सैलवेज वैल्यू फॉल ईच ईयर, उसकी सेल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप जो पुरानी मशीन है ना, पहले तो वो काम करने के लायक नहीं है, आप उस पर जुगाड़ बना के उसको चलाओगे, ठीक है, और कब तक चलेगा जुगाड़, ठीक है, हर साल जब आप उस पर जुगाड़ करके चलाते रहोगे तो उसका खर्चा बढ़ता रहेगा। ये कहना चाह रहे हैं जुगाड़ का खर्चा भी बढ़ता रहेगा भाई, जीरो है, फर्स्ट ईयर में 10,000 करना पड़ेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, खर्चा बढ़ता जाएगा उस मशीन पे, वैसे भी पुरानी मशीन है, ठीक है। और कह रहा है कि उसका सेल्वेज वैल्यू घटता जाएगा। सेल्वेज वैल्यू का मतलब उसका रिकवरी जो है लास्ट में जो एंड में टर्मिनल इनफ्लो आने वाला वो घटता जाएगा, मतलब अगर हम उसे अभी बेच दें तो 40 की बिकेगी, और फिर अगर हम पहले साल में उस पर थोड़ा सा जुगाड़ करें, जुगाड़ करके थोड़ा सा खर्चा करें, चलाने के लायक बनाएं, फिर अगर उसको चलाएंगे अच्छे तरीके से और उसको घीस लेंगे, और फिर जो बचेगी वैल्यू वो 25,000 रुपये में सेल हो सकता है, और फिर उसके बाद 15, फिर 10, मतलब धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है सैलवेज, और मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है इस एसेट का, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा पर लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 15% लेके चलना आप, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं
आपको अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा लगे तो उसके लिए ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बस ये बोरिंग ना लगे इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, अब बताओ आप कंपनी को मशीन कब रिप्लेस करना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एन्युटी का एक ₹1 का पर पीरियड 8 ईयर्स के लिए 15% की रेट से, अगर 8 सालों का 15% की रेट से अगर हम पीवी फैक्टर देखें तो 4.4873 बनता है, मतलब एग्रीगेट करके दे दिया। और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 8th ईयर के एंड में जो रिसीव होगा हमें वो है 0.3269। अब बताओ आपको क्या करना चाहिए, क्या किसी को कुछ आइडिया, कोई स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ से इसको क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। अगर कोई कॉन्फिडेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि उसे लगता है कि वो कर सकता है तो वीडियो पॉज करके और कर सकता है। पर मैं बता दूं जो अभी तक हमने पीछे सोल्व किए हैं क्वेश्चन उससे थोड़ा सा नया कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। कहीं आप सोल्व करने बैठ जाओ और फिर जब नया कंसेप्ट आपको दिखे तो फिर कहो कि हम धक्के सोल्व करने बैठ, हम जो है बिना बात के सोल्व करने बैठे हैं, इससे बढ़िया वीडियो देख के कंसेप्ट ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई करना चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलो हम सोल्व करते हैं इसे। हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है क्वेश्चन का, हम ऐसे करके देख सकते हैं कि जो नई मशीन है हमारी उस नई मशीन में हर साल कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हैं और फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पुरानी मशीन में कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। ऐसे करते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन। अब हमें निकालना है कि नई मशीन का, जो नई मशीन है उस पर कितना कैश जो है वो आउटफ्लो होगा, कितना कैश हमारा लगने वाला है। देखो पर्टिकुलर्स, ये तो वही कंसेप्ट है जो अभी तक पीछे किया है, ये तो वैसा ही सेम, बस जो पुरानी मशीन है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है वो देखते हैं। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, तो मैं देखता हूँ इस मशीन का परचेज प्राइस क्या है और वो भी प्रेजेंट वैल्यू पे। देखिए क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि हम जो है नई मशीन लाएंगे उसकी कॉस्ट 90,000 पड़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 90,000 की कॉस्ट पड़ेगी और प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1 ही आएगी, तो ये आएगी आपकी 90,000 रुपीज़। एंड कोई दूसरी कॉस्ट अगर कुछ लग रही है तो वो देखो ये कह रहा है कि आपको हर साल 10,000 रुपये की मेंटेनेंस की खर्चा करना पड़ेगा और मशीन चलेगी 8 साल तक। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एड मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लगने वाली है, तो देखो कितनी लगेगी, हर साल लगने वाली है 10,000, मशीन चलेगी 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू हमें क्वेश्चन ने ही दे दी थी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम मेहनत मत करो, तुम बस कंसेप्ट सीख लो, ये हम निकाल के दे देंगे। ये देखो 4.4873, तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 10,000 इंटू 4.4873, तो वैल्यू आएगी 44,873। क्या कुछ सैलवेज वगैरह कुछ मशीन की कितनी दी हुई है कुछ, फिर मशीन जो है 20,000 रुपये की बिक जाएगी 8th ईयर के एंड पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेस सैलवेज वैल्यू कितनी थी आपकी, थी 20,000 रुपये 8th ईयर के एंड पे। तो 20,000 रुपये की मशीन सेल होगी और 8th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन ने दिया हुआ कि 8th ईयर के एंड पे प्रेजेंट वैल्यू है 0.3269, तो ये हमारे पास आएगा 0.3269। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 20,000 इंटू 0.3269, 6538, ये आएगी हमारे पास 6538। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आ गया आपकी टोटल कैश
आउटफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू पे आपका कैश आउटफ्लो कितना है, तो आएगा 90,000 प्लस 44,873 माइनस करेंगे 6538, तो वैल्यू आएगी 128,335 की। अब देखो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा हर साल कितना खर्चा होगा, एनुअल कैश आउटफ्लो निकालना मुझे। मैं कह सकता हूँ इक्वेटेड एनुअल कैश आउटफ्लो, तो मैं ऐसे करूँगा डिवाइड बाय, अभी समझ में आएगा क्यों निकाल रहा हूँ मैं आगे। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कैश आउटफ्लो मैंने निकाल दिया टोटल कितना है, हर साल का क्यों निकाल रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा किस साल हमें मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि मैंने इसे डिवाइड क्यों किया। मैं कहता हूँ यहाँ पे पीवी फैक्टर एट द रेट 15% फॉर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के लिए पीवी फैक्टर कितना है, हमें दिया हुआ था 4.4873। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इक्वेटेड एनुअल आउटफ्लो, तो हमारे पास जो हर साल जो आउटफ्लो होगा वो इतना होगा, डिवाइड बाय 4.4873, वैल्यू आएगी 28,599, तो मैं कह सकता हूँ कि 28,600, क्योंकि हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे 28,599.60 है, तो मैं इसे कह सकता हूँ 28,600। ठीक है, हमारा मतलब हर साल इस मशीन को चलाने के लिए 28,600 रुपये का कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, बिजनेस से 28,600 रुपये कैश बाहर जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास हुआ कंसेप्ट ए। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि नई मशीन पे कितना पैसा बाहर जाएगा, वो हमने निकाल लिया। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन फॉर फर्स्ट ईयर। हम निकालेंगे कि हमारी जो पुरानी मशीन है, अगर हम नई मशीन ना लेके आए, पुरानी मशीन को ही अगर हम चला दें, मतलब उसी पे हम थोड़ा बहुत जुगाड़ बना दें उसका चलाने का, तो फर्स्ट ईयर में उसकी कितनी कॉस्ट आएगी चलाने की। देखो ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये है फर्स्ट ईयर। अब देखो कितना हमारा जो है कॉस्ट आने वाला है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब यहां से जो है हमारा यहां से नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां खड़ा हूं प्रेजेंट, यहां पे हूं मैं प्रेजेंट। आज इस मशीन की, ये सारी पुरानी मशीन की इन्फॉर्मेशन है, नई मशीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ थी, यहाँ से मैंने नई मशीन की इन्फॉर्मेशन निकाली, ये पुरानी मशीन की इन्फॉर्मेशन दी है। प्रेजेंट अभी जो है ये मशीन की मेंटेनेंस पे 0 कॉस्ट है, मतलब अभी इस मशीन के ऊपर प्रेजेंटली कोई खर्चा नहीं करना है। पर लेकिन अगर मैं इसे अभी बेचना चाहूँ तो 40 की बिक जाएगी, ये मशीन आराम से 40 की बिक जाएगी, अभी के अभी बिल्कुल ऑन द स्पॉट 40 की बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे अभी ना बेचूं और अगर मैं इसे चलाऊं, अगर मैं इसे अभी ना बेचूं, अगर मैं इसे चलाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे 10,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी और फिर रिकवरी जो है वो 25,000 की होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मशीन को चलाऊं, इस मशीन को रिपेयर करवा लूं और उसमें जुगाड़ बना के इसको मैं चला दूं, तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर पे 10,000 की तो मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, 25,000 रुपये मेरी मान के चलो रिकवर हो जाएंगे। मान के चलो मैं फर्स्ट ईयर पे इसको सेल कर दूंगा, फर्स्ट ईयर चलाने के बाद सेल कर दूंगा, तो 25 तो रिकवरी, 10 का खर्चा और ये 40 की बनेगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ पे 40,000 रुपये लेके इस मशीन को बेच सकता था, पर मैंने नहीं बेचा, तो इसका मतलब एक तरह से मेरे हाथ से 40 गए, मेरे हाथ से 40,000 रुपये गए। अगर मेरे हाथ से 40,000 रुपये गए तो ये बनेगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मैं इस मशीन को चला रहा हूँ तो 10,000 रुपीज़ तो मेरे मेंटेनेंस के लगेंगे पहले साल के, और 25,000 मेरे को रिकवरी हो जाएगी साल के एंड में। मैं मान के चलूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़े से अजम्पशन चलेंगे
कि मैं अजम्पशन लेके चलता हूँ कि मशीन जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं 25 की बेच दूंगा। देखो कैसे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ, सैल्वेज वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वन। सैल्वेज वैल्यू ईयर वन के बिगिनिंग पे कितनी है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई रटने वाला भी होगा ना, अगर जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो रट भी लेगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो ईयर वन के स्टार्टिंग में 40,000 रुपये की इसको मैं बेच सकता था, तो यहाँ पे आएगा 40,000, और इस 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी 40 ही। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं करता हूँ ऐड, ये 3 स्टेप याद कर लेना बस, सैल्वेज ऐड और लेस, सैल्वेज ऐड और लेस। अगर इतना भी याद कर लिया तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, इसमें करेंगे हम ऐड, हमारे पास दी है मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी दी है। इस प्रेजेंट के लिए मैं कुछ नहीं निकाल रहा, कहीं इस प्रेजेंट के लिए सोचो, मैं ईयर वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ईयर वन के बिगिनिंग पे 40,000 रुपये की मैं मशीन को बेच सकता था, ठीक है, और ईयर वन के एंड पे खर्चा लगने वाला है, ये एंड पे, और ये सैल्वेज वैल्यू मिलेगी ईयर वन के एंड पे। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे पास है 10,000 की पहले साल के एंड पे, और पहले साल के एंड पे कोई वैल्यू दी है हमें निकाल के ये रही कि ये सॉरी 8 ईयर्स के लिए 15% दे रखी है 8th ईयर के लिए, और ये दी है टोटल में, और मुझे निकालनी है फर्स्ट ईयर के लिए, और रेट है हमारे पास 15%, ये रहा रेट 15% है। तो मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालूँ तो 100 डिवाइड बाई 115, 0.8695, 0.8695 मल्टीप्लाई करूँगा इसे 0.8695 से, एंड मल्टीप्लाई से डायरेक्टली कर देता हूँ 10,000, 8696 कह सकता हूँ 8696, 0.65 है तो राउंड ऑफ करूँगा तो 8696 ये वैल्यू आएगी। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड, फर्स्ट ईयर में देख रहा हूँ मैं पुरानी मशीन को चलाने का खर्चा, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग पे मैं 40 की इस मशीन को बेच सकता था, मैं इसको जुगाड़ बना के ना चलाने के बजाय 40 के डायरेक्टली बेच सकता था। अब मैं इसको जुगाड़ बना के चला रहा हूँ तो इसका मतलब 40 पे नहीं बेचूंगा, तो 40,000 रुपये मेरे हाथ से गए, तो वो बनी मेरी कॉस्ट, प्लस इसको चलाने का मेंटेनेंस का इतना खर्चा, और लेस, यहाँ से लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू, लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू एट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी सैल्वेज वैल्यू आएगी, एट एंड ऑफ ईयर वन, ईयर वन के एंड पे कितनी सैल्वेज वैल्यू है। क्वेश्चन ने दिया है 25,000, ये देखो क्वेश्चन ने बताया ईयर एंड, फर्स्ट ईयर के एंड पे 25,000, 25,000 एंड ईयर वन के एंड पे आएगी ये, हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 0.8695, एंड मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से डायरेक्टली 25,000 से, तो वैल्यू आएगी 21,739। तो मैं इसे कह सकता हूँ ये आपका आएगा टोटल कैश आउटफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो फॉर ईयर वन, ईयर वन के लिए कितना कैश आउटफ्लो है। तो मैं कह सकता हूँ कि सॉरी कैश आउटफ्लो नहीं बोलेंगे क्योंकि 40,000 की मैंने मशीन सेल नहीं की, मैंने 40,000 की मशीन सेल नहीं की, मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड की, तो मैं इसे ये नहीं बोलूँगा टोटल कैश आउटफ्लो, मैं बोलूँगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मैं आउटफ्लो नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि आउटफ्लो मैं तब बोलता जब ये 40,000 रुपये की मैं मशीन को, 40,000 रुपये का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, ये 40,000 इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है क्योंकि मैंने मशीन बेची नहीं, मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि 40 की बेच सकता था, नहीं बेची तो 40,000 रुपये मेरी कॉस्ट है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी है, ये आएगी हमारे पास 40,000 प्लस मेंटेनेंस की कॉस्ट थी 8696, इसमें से माइनस करूँगा मैं 21,739, ये वैल्यू आएगी 26,957। अब मैं इसे डिवाइड करूँगा मैं इसे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% फॉर ईयर वन,
ठीक है, हमने इसे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें इस वैल्यू को 1 साल पे लाना है। वैसे दिख रही है आपको ये है कि ये 1 साल की ही वैल्यू है, पर ये 1 साल की वैल्यू यहाँ पे जो है कॉस्ट जो है आपको ये 1 साल की दिख रही है, पर 1 साल की नहीं है। हम इसे डिवाइड करेंगे जब पीवी फैक्टर के 1 साल से, जब ये 1 साल की वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, नहीं समझ में आ रहा किसी को तो रट सकता है, समझने वाला समझ जाएगा इसको। और अगर किसी को रटना है तो वो रट सकता है कि यहाँ पे जब ये वैल्यू निकल जाएगी बस इसे डिवाइड कर देना पीवी फैक्टर से। 15% की रेट से कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 115, 0.8696 कह सकता हूँ, 0.8696। तो ये मैं कह सकता हूँ इक्वेटेड, इक्वेटेड ये टोटल थी, ये इक्वेटेड है, इक्वेटेड एनुअल, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट फॉर ईयर 1। ईयर 1 के लिए कितनी आएगी, तो 26,957 डिवाइड बाई 0.8696, वैल्यू आएगी 30,999, ये होगा 31,000। अब देखो सी, कैलकुलेशन ऑफ इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट फॉर ईयर 2। ईयर 2 के लिए कितना आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं स्टेप रिवाइज कराता हूँ आपको क्या। देखो सभी जितने भी आगे मैं करने वाला, देखो हमारे पास जो डाटा दिया हुआ पुरानी मशीन का वो 4 सालों का दिया है। इसका मतलब मेरे को ऐसे ऐसे करके 4 सालों के लिए निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लिए ये निकाला, सेकंड ईयर के लिए ये निकाला, तो थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए भी मुझे ऐसे अलग से निकालना पड़ेगा। ये ईयर 2 के लिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए भी मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। इन स्टेप को जो है आप कोई बच्चे अगर याद करना चाहे, रटना चाहे, रट सकता है। देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमें लेनी है सैलवेज वैल्यू, साल के बिगिनिंग में जो थी। ये पैसा जो है अगर मैं मशीन को यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस में तो ये पैसा मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं मशीन को इतने पे बेच नहीं पाया, तो मैं मानूंगा ये मेरा खर्चा है। इतने पे मशीन बेच सकता था लेकिन बेची नहीं, तो ये मेरा खर्चा। मेंटेनेंस के लिए इतना खर्चा, लेकिन टोटल खर्चा इतना। ये सिर्फ नाम का खर्चा है, ये एक्चुअल खर्चा है पर ये नाम का खर्चा है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसे बेच सकता था लेकिन बेच नहीं पाया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये एक्चुअल कॉस्ट, इतनी मेरी मेंटेनेंस पे लगने वाली है इस मशीन के लिए। और ये अजम्पशन लेनी है कि साल के एंड में जो वैल्यू दी है उतने पे मैं बेच दूंगा। अजम्पशन है ये, मैं इतने पे बेच दूंगा। ठीक है, इतने पे बेच दूंगा तो इतनी रिकवरी होगी और अल्टीमेटली इतना कैश आउटफ्लो है मेरा। आउटफ्लो नहीं कहूँगा, सॉरी, कैश का जो मेरा कॉस्ट है इतना मेरा कॉस्ट है, क्योंकि वो 40,000 रुपये जो हमने लिए हैं वो आउटफ्लो नहीं था। तो इतनी मेरी कॉस्ट है और मैं इसे डिवाइड कर दूंगा पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर के, तो मैं ये आ जाएगी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, ये 4 स्टेप याद कर लो आप, ये 4 स्टेप लर्न कर लो। मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में ये। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप एंड देन फोर्थ स्टेप। ये 4 स्टेप याद करो फटाफट। वीडियो पॉज कर लो और एक बार बस इन स्टेप को दिमाग में बिठा लो। पहले हम लाएंगे सैलवेज, पहले हमारे पास आएगी सैलवेज, फिर उसमें हम ऐड करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर उसमें ऐड करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमारी एक्चुअल लगने वाली है। ठीक है, हमारे पास कहेंगे कि ये टोटल खर्चा लगने वाला है, हमारे लिए ये टोटल खर्चा है, हमारे लिए ये टोटल खर्चा है, और कुछ रिकवरी है तो माइनस कर लेंगे। रिकवरी मतलब सैलवेज, इतना हमें मिल जाएगा तो इतनी माइनस, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। और मुझे निकालनी है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा पीवी फैक्टर से, तो ये आएगी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। अब यही स्टेप यहाँ होंगे। अब देखो कैसे करना है, अब कैसे करना है देखो। अब बिल्कुल फोकस हो जाना, बिल्कुल फोकस। अब हमारे पास जो है हम कर चुके ईयर 1 के लिए कंप्लीट। अब भूल जाओ कोई ईयर 1 भी था, अब आप ये भूल जाओ कि ईयर 1 भी था। अब आप ईयर 2 पे आओ। ईयर 2 पे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 20,000 और 15,000 रुपीज़ की सैलवेज। और ईयर 2 पे हम इसे 25,000 रुपये की बेच सकते हैं, मतलब एंड में इतने की बेच सकते हैं। पर अगर हम चाहें ईयर 2 स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, मतलब साल स्टार्ट होने से पहले, काम शुरू करने से पहले हम इसे 25 की बेच सकते हैं। अरे ईयर 1 के एंड में है तो इसका मतलब ईयर 2 के बिगिनिंग में होगा। यहाँ पे मान के चलो ये 31 मार्च है तो ये 1 अप्रैल होगा बस, और क्या हो सकता है।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंड में तो मैं इतने की बेच सकता हूँ फर्स्ट ईयर के, और यही वैल्यू सेकंड ईयर के बिगिनिंग में आ जाएगी कि सेकंड ईयर स्टार्ट होने से पहले इतने की मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैंने मशीन जो है सेकंड ईयर में बेच सकता हूँ, इसका मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में यूज़ की है, इसका मतलब मैं पूरे साल फर्स्ट ईयर मशीन को यूज़ कर चुका, तभी तो कह रहा हूँ कि सेकंड ईयर में इतने की बेच सकता हूँ आज। आप मान के चलो फर्स्ट ईयर में मशीन चल, आज सेकंड ईयर चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ भाई फर्स्ट ईयर तो चलो मैंने जुगाड़ करके चला दी, सेकंड ईयर में अभी बेचना चाहूँ तो 25 की बिक जाएगी, और साल के एंड में बेचूंगा तो 15 की बिक। अभी सोच रहा हूँ मैं सेकंड ईयर के स्टार्टिंग पे, दिखने में ईयर 2 लग रहा है, ध्यान रखना ध्यान, ईयर 2 दिख रहा है ये देखो, अभी ईयर 2 चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं पिछले साल इसको कैसे न कैसे जुगाड़ बना के मैंने चला दी। अब मैं चाहूँ तो इसको अभी के अभी इसे 25 का बेच के फारिग कर सकता हूँ, या फिर मैं 20,000 रुपये इसका, देखो 20,000, या फिर मैं सेकंड ईयर में, या फिर सेकंड ईयर में 20,000 का खर्चा कर सकता हूँ इसके ऊपर, ये मशीन मेरी काम चलाऊ चल जाएगी अगर मैं 20 का खर्चा कर दूँ, और वो 15 की बिक जाएगी फिर सेकंड ईयर एंड होने पे, सेकंड ईयर एंड होने पे 15 की बिक जाएगी, ये मैं सोच रहा हूँ। अब देखो, अब मैं इस बात से कैलकुलेट करूँगा, देखो मैं कह सकता हूँ कि सैल्वेज वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, कितनी सैल्वेज वैल्यू दी है, सैल्वेज वैल्यू थी 25,000। अरे इतना देख लेना, अब इसकी इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू होगी ना 25, वो इसकी ओपनिंग बन जाएगी सैल्वेज वैल्यू बस, इनटू पीवी फैक्टर, ईयर 2 है, बताओ ईयर 2 का पीवी फैक्टर कितना आएगा, अभी देखते हैं कौन कितना समझदार है, अभी पता चल जाएगा। देखो 100 डिवाइड बाई 115, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.756 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.756 से, बताओ मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं 7.756 से, क्या लगता है, मल्टीप्लाई करें, सर कर दो, ईयर 2 है तो मतलब सेकंड ईयर की वैल्यू से, सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, कर दूं, कितने ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इसे सेकंड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर आता है ये 0.756, मल्टीप्लाई करके इसे प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊं, नहीं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज देखो, आज पिछला साल जो था वो गया, पिछला साल जो था वो गया, आज देखो, आज अभी आप खड़े सोच रहे हो, आज आपके लिए दिखने में सेकंड ईयर है, पर लेकिन ये आपके लिए तो फर्स्ट ईयर है, दिखने में लग रहा है कि सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, पर अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान से सोचो तो ये ईयर 1 है, देखो ऐसे समझो आप, यहाँ पे दिया ईयर 1 2 3 4, ठीक है, ये ईयर 1 क्यों दिया हुआ है, देखो क्या, एक बात बताओ, क्या ये मशीन जो पुरानी मशीन है ये पहले चल नहीं रही होगी, अरे ये मशीन पहले कहीं से चलती आ रही है, पिछले सालों से चलती आ रही है, तभी तो आज हम देख रहे हैं कि इस मशीन को रिप्लेस करें या इसका जुगाड़ बना के इसका काम चला ले सिर्फ, इसका मतलब पहले से ये मशीन चलती आ रही है। अरे तो क्या ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, एक बात बताओ मेरे को, क्या ये बिजनेस का, यहाँ पे तो लिख दिया ईयर 1, क्या ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, अरे नहीं भाई, ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर नहीं, ये आपके सोचने के लिए फर्स्ट ईयर है, क्या पता ये बिजनेस का 26वां साल, 27वां साल, 28वां, 29वां साल हो, बिजनेस का कौन सा साल है ये नहीं पता, ये सिर्फ आपके सोचने के लिए है। आप ये देख लो कि बिजनेस तो चलो क्या पता पिछले 100 साल से चलता हो, ये क्या पता 101 साल 102 साल हो, पर लेकिन आपके सोचने के लिए आप इसे फर्स्ट ईयर मानोगे, आज आप खड़े सोच रहे हो, आज आप सोच रहे हो तो आपके लिए फर्स्ट ईयर है वो। तो एक बात बताओ, जब मैं फर्स्ट ईयर में मशीन पूरी यूज़ कर चुका, फर्स्ट ईयर में यूज़ कर चुका, सेकंड ईयर में सोच रहा हूँ अरे भाई 10,000 रुपये का इस पर खर्चा करना पड़ेगा, नहीं 20,000 रुपये का इस पर खर्चा करना पड़ेगा, और 20 का खर्चा करूँ या ना करूँ, अभी मैं चाहूँ तो इस मशीन को 25 का बेच सकता हूँ, फर्स्ट ईयर जा चुका, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर जा चुका, 25 का मैं चाहूँ तो इसे अभी बेच सकता हूँ, तो 20 की मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, और 15,000 रुपीज़ इस साल के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में मैं रिकवरी कर सकता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ अरे ये दिख रहा सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर गया हो गया, आज से देखो, अब आज से मेरा फर्स्ट ईयर दोबारा शुरू हुआ है। कितनों को ये बात समझ में आती है, अगर किसी को नहीं समझ में आती मेरे को कमेंट करके बताना कि इसमें ये प्रॉब्लम हमें आई है, तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, ये ऑलरेडी प्रेजेंट पे, आज मैं सोच रहा हूँ कि ये मशीन मेरी फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, कि ये मशीन मेरी 25 की, देखो ये था फर्स्ट ईयर के एंड पे, मैं सोच रहा था फर्स्ट ईयर के एंड पे,
सेकेंड ईयर के बिगनिंग में तो प्रेजेंट वैल्यू है ये मेरी, तो ये आएगी 25,000। ऐसे समझ लो, आज मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ कि ये मशीन 25 की बिक सकती है, अगर मैं इस मशीन को बेचूंगा तो हाथ में तो 25,000 ही आएंगे, तो 25,000 ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये सेकंड ईयर है, ये सेकंड ईयर बिजनेस का हो सकता है, पर आपके सोचने के लिए आपका फर्स्ट ईयर है ये। देखो अब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगने वाली है 20,000 रुपये, और ये साल के एंड में लगेगी। ऐड करूंगा मैं यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी दी हुई है? मेंटेनेंस कॉस्ट हमें, मेंटेनेंस कॉस्ट दी हमें 20,000 की, इनटू पी, ये एक साल के लिए, ईयर 2 के लिए, इस पे मल्टीप्लाई कर दो पीवी फैक्टर। कौन सा पीवी फैक्टर? सेकंड ईयर का। देखो 100 डिवाइड बाई 115 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सेकंड के लिए आता है 0.756, मल्टीप्लाई कर दू 0.756, नहीं 0.756 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेकंड ईयर का पीवी है ये, और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का। मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली बिल्कुल आराम से सोचो, आज आप खड़े सोच रहे हो तो आपके लिए तो फर्स्ट ईयर है। एक बात बताओ मुझे, आप आज एफडी में पैसा डालोगे, आपके लिए तो फर्स्ट ईयर है ना आज। अब मैं आपको कैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, आप जो है इसमें कंफ्यूज मत हो। आप बस इतना देख लो कि जब आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो आपके लिए फर्स्ट ईयर होता है। ये ईयर 2 दिख रहा है, पर लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपके लिए फर्स्ट ईयर है ये। तो मैं फर्स्ट ईयर के पीवी से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 डिवाइड बाई 115, 0.869 आएगा ये, 0.869। अभी रुक जाओ, आगे जब ईयर 3 ईयर 4 पे आएंगे तो थोड़ा थोड़ा समझने में शुरू आएगा, थोड़ा थोड़ा जो है शुरू हो जाएगा समझना आपको। तो ये आएगा 17,391, 17,391। मैं इस कंसेप्ट पे इतना फोकस कर रहा हूँ, और वैसे जो है इस कंसेप्ट को जनरली इग्नोर कर देते हैं, बस आपको क्वेश्चन करा दिया फटाफट, पर लेकिन ये नहीं समझेंगे कि लॉजिक क्यों है इसके पीछे ऐसा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी आराम से सोचोगे ना बैठ के, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड, एट द एंड ऑफ ईयर 2। ईयर 2 के एंड पे कितनी स्क्रैप वैल्यू है? क्वेश्चन ने दी हुई है कि ईयर 2 पे 25,000 की स्क्रैप वैल्यू है, तो मैं से तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 25,000 की स्क्रैप वैल्यू। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ। अब 25,000, क्या यहाँ पे ईयर 2 की पीवी फैक्टर लगाऊं? नहीं, ईयर 1 की ही आएगी। दिखने में ईयर 2 है, पर आपके सोचने के लिए ईयर 1 है, क्योंकि पिछले साल में ये क्वेश्चन जो है सोल्व इस अजम्पशन पे हो रहा है कि आपने इस साल ये मशीन यूज कर ली, फर्स्ट ईयर यूज कर ली, अब आप सेकंड ईयर में पहुंच चुके हो और सेकंड ईयर में सोच रहे हो ये बात, तो सेकंड ईयर में जो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए वो फर्स्ट ईयर होगा। तो ये आएगा 0.869, 25,000 इंटू 0.869, वैल्यू आएगी 21,725, 21,725। तो मैं कह सकता हूँ इसे, ये आएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर आपको और अच्छे से इसको समझाने की, 21,725 या फिर कोई सेपरेट वीडियो बनाने की। वैसे तो मेरे को लगता है नहीं, इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी आप समझ जाओगे इसे, क्योंकि सेकंड जो इसके बाद जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और आने वाला है उसमें आप समझ जाओगे करना क्या है। समझने वालों को तो पता नहीं, पर रटने वाले जरूर समझ जाएंगे इसे रटना कैसे है। देखो, और 99% चांस होता है कि जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिस फॉर्मेट में, उसी तरीके से आपको जो है एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। देखो हम करेंगे 25,000 प्लस 7,391 माइनस 21,725, ये आएगा 20,666। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर एट द रेट 15% फॉर ईयर 1, ये ईयर 1 के लिए ही आएगा, ये आएगा 0.869। तो ये हमारे पास आएगा इक्वेटेड, इक्वेटेड एनुअल, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट फॉर ईयर 2, 20,660 डिवाइड बाई 0.869, वैल्यू आएगी हमारे पास 23,000, 25,000, 17,000। देन ये हमारे पास आएगी वैल्यू
सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक हो, ये 15,000 होगा। स्क्रैप वैल्यू आएगी 15,000 की। 15,000 इंटू 0.86869, ये आएगी आपकी 13,035, तो हो जाएगा टोटल 25,739 माइनस 13,035, ये आएगी आपकी 29,356 एंड डिवाइडेड बाय 0.869, ये आएगा आपका 33,781। 33,781, ठीक है। हमारी बुक में और हमारे आंसर में कुछ 1-2 रुपये या 10-20 रुपये का ऊपर नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ये आंसर जो है ये डेसिमल्स में है, ये हमारा पीवी फैक्टर डेसिमल में, इस वजह से डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ईयर 2 के एंड पे 15,000 वैल्यू थी, हमने गलती से 25,000 जो है वो पुट कर दी थी। अब देखिए ईयर 3 में, अब देखो मेरे को देखो, ईयर 1 गया, ईयर 2 में भी चलो जुगाड़ बना के मशीन चला दी, ईयर 3 स्टार्ट हो गया। ईयर 3 स्टार्ट हो गया तो आज मैं इस ईयर 3 को स्टार्टिंग में बिगिनिंग में 15,000 की बेस, सेकेंड ईयर के एंड में मतलब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 15,000 की इस मशीन को मार्केट में जाके बेच सकता हूँ। और अगर मैं इसे जुगाड़ बना के चलाऊँ तो जुगाड़ के लिए 30,000 लगेंगे और एंड में जो है ये 10,000 रुपये की बिक जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, देखो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में सोच रहा हूँ मैं, पहला साल और दूसरा साल पिछले वाले गए, उसको छोड़ दो, अब थर्ड ईयर पे आ जाओ। थर्ड ईयर मतलब मेरे लिए फर्स्ट ईयर ही है, दिखने में थर्ड ईयर है पर मेरे लिए जो है ये फर्स्ट ईयर है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप, हाँ ऐसे समझिए, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने बैंक में एफडी कर दी, 1 लाख रुपए की रख दिया, उस पर आपको ब्याज जो है मिलता रहेगा। अब मैं सेकंड ईयर में सोच रहा हूँ कि 1 लाख रुपए और डाल दूँ उस एफडी में। अब मैं 1 लाख रुपए और डालूंगा, उस जो पहले वाली एफडी थी उस पर तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड का, थर्ड, इन सभी का। लेकिन जो सेकंड ईयर में मैंने एफडी डाली उस पर तो इंटरेस्ट उस दिन से मिलेगा जब मैंने एफडी की, तो वो मेरे लिए दिखने में सेकंड ईयर लेकिन है तो फर्स्ट ईयर उस एफडी के लिए। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, देखो ठीक है। मैंने मेरी एफडी कर दी, ठीक है, पहली एफडी की, जो सेकंड एफडी की वो सेकंड ईयर में की। मैं कह रहा हूँ कि ईयर सेकंड है, सेकंड ईयर में एफडी की है, पर लेकिन इंटरेस्ट तो उस साल से मिलेगा, उस साल का जो होगा वो फर्स्ट ईयर होगा उस एफडी के लिए, उस एफडी के लिए फर्स्ट है, मेरे लिए सेकंड है। पर लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ कि इंटरेस्ट के बारे में तो वो फर्स्ट ईयर है। तो सिमिलरली यही है, दिखने में थर्ड ईयर है, दिखने में ये थर्ड ईयर है, पर लेकिन है ये फर्स्ट ईयर ही। फोर्थ ईयर दिखने में फोर्थ ईयर है ये भी फर्स्ट ईयर ही। अभी देखो, अब हम करेंगे डीप पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट फॉर ईयर 3। अब जरा ईयर 3 के लिए निकालेंगे हम, ये अब निकालेंगे ईयर 3 के लिए। अब सेम कंसेप्ट चलेंगे, जो रटने वाला होगा ना वो अभी तक तो रट चुका होगा इस चीज़ को, और अब यही चीज़ लगानी है। कैसे लगानी है देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कोई इस बात से ऑफेंड मत होना कि मैं रटने वाला कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है भाई, हम भी रटने वाले हैं चिंता मत करो, हम भी रटने वाले हैं, ऐसा कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अब मैं करूँगा सैल्वेज वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। बताओ ईयर 3 के बिगिनिंग में कितनी सैल्वेज वैल्यू हमें मिल सकती है। ईयर 3 के बिगिनिंग में मतलब सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हम 15,000 रुपये की इस मशीन को बेच सकते थे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 15,000 की बेच सकते थे, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 ही आएगी। 1 क्यों आएगी, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ अभी थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में सोच रहा हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू 1 ही आएगी। इसमें मैं करता हूँ ऐड करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, तो हमारे पास दी है ईयर 3 के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000। तो ये हमें करनी पड़ेगी 30,000 इंटू पीवी फैक्टर 0.869 ही आएगा। रटने वाला रट ले, हर जगह फर्स्ट ईयर है, रटने वाला रट ले, हर जगह फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर लगाना है,
ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर लगा है 0.8696, 0.869, 0.869, रटने वाला रट ले। ठीक है, रट के ही अगर आप दो क्वेश्चन सोल्व कर दोगे ना, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 0.869, 30,000 इंटू 0.8696, इसके साथ में 6 और ऐड कर देता हूँ, 26,088, 26,088। यहाँ से लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू एट एंड। बताओ एंड पे कितनी सैल्वेज वैल्यू है हमारे पास? थर्ड ईयर के एंड पे है 10,000 की सैल्वेज वैल्यू, तो ये आएगी 10,000 इंटू 0.8696, 10,000 इंटू 0.8696, 8696 की वैल्यू आएगी 8696, ये हो जाएगी माइनस। अगर कोई स्टेप भी लर्न कर लेगा ना तो भी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये। देन उसके बाद है हमारे पास, ये आएगा मेरे पास टोटल एनुअल कॉस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए आएगी कितनी? ये हो जाएगी 15,000 प्लस 26,088 माइनस 8696, वैल्यू आएगी 32,392, 32,392। अब हम इसे डिवाइड करेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट था ये? 10% था ना, हम 10% ही था ना, 100 डिवाइड बाई 115, 0.86, सॉरी 15%। ठीक है, हम 15% ही ले रहे थे, एट द रेट ऑफ 15%। ये आएगा आपके पास फॉर ईयर वन के लिए आएगा 0.8696, तो ये आएगा आपका, ये आएगा इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो, या फिर इन एनुअल कोस्ट, सॉरी नॉट आउटफ्लो, एनुअल कोस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कोस्ट। क्योंकि आउटफ्लो हम यहाँ पे यूँ इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो 15,000 रुपीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं सैलवेज वैल्यू जो आ सकती थी नहीं आई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये एक्चुअल में हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम इक्विवेलेंट एनुअल आउटफ्लो नहीं लिखेंगे। तो 32,392 डिवाइड बाय 0.8696, तो वैल्यू आएगी 37,249, 37,249। ठीक है, 1 रुपये का फर्क है हमारा, कितने का है ये देखो, 37,250, हमारे पास 1 रुपये का फर्क है। ठीक है, 1 रुपये के लिए मार्क्स नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। देखो अब हमारे पास आएगा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट फॉर ईयर 4 के लिए। ईयर 4 में आप खड़े हो, पर लेकिन आप मान के चलो 3 ईयर्स तक जो काम था वो कर चुके, तो जो 4th ईयर में आप जब पहले साल जब यहाँ पे खड़े हो के आप सोच रहे हो, तो आपके लिए ईयर 1 है, ये आपके लिए ईयर 1 है, 4th ईयर से आपका ईयर 1 है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो यहाँ पे आएगा सैलवेज वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ ईयर 4। बताओ ईयर 4 के बिगिनिंग पे कितनी सैलवेज वैल्यू है? हम इसे ईयर 4 पे, जस्ट वेट अ सेकंड, हमारा कैमरा 1 रुपये के लिए नाराज हो गया। हाँ ये देखिए, हमने लिखा है अभी तक सैलवेज वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 4। ईयर 4 के बिगिनिंग में सैलवेज वैल्यू कितनी थी? मतलब थर्ड ईयर के एंड पे 4th ईयर के बिगिनिंग पे 10,000,
ठीक है। अगर थर्ड ईयर के एंड पे है तो मैं कह सकता हूँ फोर्थ ईयर के बिगिनिंग पे 10,000, तो 10,000 इंटू 1, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मेंटेनेंस की कॉस्ट। कितनी आएगी मेंटेनेंस की कॉस्ट? मेंटेनेंस की कॉस्ट हमारे पास आएगी 40,000, तो ये आएगा 40,000 इंटू 0.8696, क्योंकि ये हमारे पास दिख रहा है फोर्थ ईयर है, पर फोर्थ ईयर नहीं है ये हमारे पास फर्स्ट ईयर है, क्योंकि हम जो है थर्ड ईयर तक जो काम था वो कर चुके। अब जो हो चुका पीछे उसको छोड़ दो, थर्ड ईयर तक जो करना था वो कर चुके। हम यहाँ पे ये फोर्थ ईयर की कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड ईयर तक मशीन हमने चला दी, जुगाड़ बना के चला दी, फोर्थ ईयर में भी हम जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं खड़ा होकर फोर्थ ईयर में सोच रहा हूँ कि भाई इतने की ये बिक जाएगी, ये ऐसे वैसे, तो आपके लिए जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला वो आपके लिए फर्स्ट ईयर है। ये आप इसके बाद के लिए सोच रहे हो, इसके आज के बाद के लिए सोच रहे हो, तो आज आपका फर्स्ट ईयर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो सेकंड ईयर है, वो थर्ड ईयर है, ऐसे चलेगा। तो 40,000 इंटू 0.8696, ये आएगी आपकी 34,784, एंड लेस करेंगे यहाँ से सैलवेज वैल्यू, लेस करेंगे सैलवेज वैल्यू, कुछ भी नहीं दी। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि फोर्थ ईयर के एंड में 0 सैलवेज वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट फॉर ईयर 4। ईयर 4 के लिए कितनी है? 34,000, तो मैं कह सकता हूँ 44,784। देन इसे डिवाइड करेंगे पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% फॉर ईयर 1, कितनी थी? 0.8696, 100 डिवाइड बाई 115, 0.8696, तो ये आएगी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट 44,784, इसको डिवाइड करें 0.8696 से, तो वैल्यू आती है 51,499, तो मैं कह सकता हूँ 51,500, 51,500। ये ईयर 4 था। देखो अगर हम नई मशीन को लेके आए तो इक्वेटेड एनुअल कैश फ्लो आएगा, आउटफ्लो आएगा 28,600। अगर हम इस मशीन को नई ना लेके आए, पुरानी मशीन में जुगाड़ बना के फर्स्ट ईयर में चला दें, तो कैश आउटफ्लो बनता है हमारे पास, तो हमारे पास जो कैश आउटफ्लो बनता है वो बनता है 31 का। तो इसका मतलब अगर हम नई मशीन लाए तो 28,600 बनता है, पुरानी मशीन को चलाएं तो 31, तो पुरानी मशीन को चलाने में ज़्यादा आउटफ्लो आ रहा है, ठीक है। ईयर टू में आ रहा है 33,000, और पुरानी मशीन नई मशीन को चलाने में आ रहा है 28,600। अच्छा जी, ईयर थ्री में आ रहा है 37,000 रुपये, और ईयर 4 में आ रहा है 51,000 रुपये। तो एक बात बताओ मेरे को, मैं कह सकता हूँ कि हर साल इस मशीन पे, नई मशीन पे 28,600 रुपये का आउटफ्लो है, तो मेरा जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि ईयर 1 में ही, स्टार्टिंग से ही नई मशीन को यूज़ करो, ईयर 1 में ही मशीन को रिप्लेस मार दो, पुरानी मशीन को हटा दो, नई को लेके आओ, क्योंकि इसका हर साल का खर्चा 28,600 है। और यहाँ पे देखो, ये पहले साल 31, दूसरे साल फिर 33,000, एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगी 37,000, फिर 51,000, तो सभी में ज़्यादा आ रही है कॉस्ट सभी में ज़्यादा आ रही है पुरानी मशीन चलाने के लिए। नई मशीन चलाने में सिर्फ 28,600 की कॉस्ट आ रही है, सबसे कम आ रही है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारा जो डिसीज़न होगा वो होगा machine should be replaced at the beginning of year 1। मशीन को ईयर 1 के बिगिनिंग पे ही रिप्लेस कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस मशीन को चलाने पे खर्चा कम आ रहा है, ठीक है। अगर कोई इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। देखिए ईयर 2 के लिए ये, ईयर 3 के लिए हमने यहाँ सोल्व किया, वीडियो पॉज करके और नोट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था
प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग का, और मेरे को समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल्स में प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग थी कहाँ। वो फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन जो हमने किया उसमें फिर भी थोड़ा सा था कि प्रॉफिट निकालना था, चलो मान के चले ईयर 1 और ईयर 2 के लिए हमने निकाल दिया कि प्रोडक्ट की लाइफ है 2 ईयर्स के लिए, हम ये मानते हुए निकाल दिया, पर इनमें कहाँ लाइफ थी, इनमें तो मशीन को रिप्लेस करें या ना करें उनके लिए डिसीजन थे। चलो ठीक है, वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऑलरेडी वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो ठीक है, इतना बढ़िया से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा, ठीक है, स्पेशली CMA वाले स्टूडेंट्स। चलो बाय।